अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली टिक डिसऑर्डर न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर से एक कैटेगरी है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके साथ पर्सनल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। टिक डिसऑर्डर में सडनली और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज अकर होते हैं और जो कंटिन्यूसली वो जो है रिपीट करते रहते हैं। इन रिस्पॉन्सेज की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, एजुकेशन लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अब वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज और मूवमेंट जो है वो कौन कौन से हो सकती हैं? सबसे पहले होता है मोटर रिस्पॉन्सेज होती है। मोटर रिस्पॉन्स में जो बेसिकली वो जो सिम्टम्स हैं वो अपर बॉडी में शो हो रही होती हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, मोटर में अपने शोल्डर्स को मूव करते रहते हैं। शोल्डर्स को ऐसे मूव करेंगे, अचानक से होंगे, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होंगे, इसमें बच्चे का कोई और नहीं होगा। इसके बाद होते हैं कि अपने नोज को ऊपर की तरफ ऐसे करना या फिर अपने कानों को ऐसे करना या गर्दन के अंदर अचानक से मूवमेंट आना। ये थे मोटर रिस्पॉन्सेज। इसके बाद जो है वोकल टिक्स होते हैं या वोकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें अपने गले के अंदर से मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं, अपने गले की खराश को ठीक करते हैं, बार बार करते हैं और या फिर कोई भी एक वर्ड पकड़ लेते हैं और उसको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं। और ये भी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, सडन होते हैं और रैपिड होते हैं और इसके बाद कंटिन्यूस होते हैं। इनकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस को फेस करना पड़ता है। कुछ टिक्स जो है स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए होते हैं और कुछ लॉन्ग और कंटिन्यूसली फेस करने पड़ते हैं बच्चों को। अब इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले टोरेट सिंड्रोम। टोरेट सिंड्रोम में 2 मोटर रिस्पॉन्सेज होंगी या 2 से ज्यादा होंगी और उसके साथ एक जो है वोकल टिक मौजूद होगा। अक्सर केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि ये दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं और अक्सर ये भी देखा गया है कि ये जो है इकट्ठे तो होते हैं, कभी वोकल है और कभी मोटर। एट अ टाइम सेम भी हो सकते हैं और एट अ टाइम एक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों का होना जरूरी है। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर्स तक ये मोटर टिक जो है कंटिन्यूसली अकर होते रहते और इसके साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर 1 या 2 बार दिन में लाजमी होते हो और ये वो रिस्पॉन्सेज है जो बच्चे के खुद के कंट्रोल में नहीं होते और इन रिस्पॉन्सेज की वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, एजुकेशन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। और ये जो है रिस्पॉन्सेज 18 साल से पहले होते हैं और अक्सर केसेस ऐसे देखे गए हैं कि ये जो रिस्पॉन्सेज है 4 से 6 साल के दरमियान बहुत ज्यादा केसेस सामने आते हैं। इसके बाद है परसिस्टेंट और क्रॉनिक। परसिस्टेंट और क्रॉनिक का सेम यही क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही होगा, या तो वो मोटर होगा या फिर वोकल होगा। इसका सेम ड्यूरेशन है 1 ईयर तक, दिन में 1 बार 2 बार मुसलसल होना जरूरी है और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है प्रोविजनल। प्रोविजनल में ये है कि हो सकते हैं कि ये दोनों वोकल भी हो, मोटर भी हो, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो 1 साल से कम है कि 1 साल से कम अरसे की में आ रहे हैं और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है बच्चे की सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। बच्चा जो है एंजाइटी फेस कर रहा है, शेम फीलिंग फेस कर रहा है, गिल्ट फीलिंग फेस कर रहा है और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो इसकी डिफरेंट काजेस भी हैं। अब डिफरेंट काजेस में सबसे पहले आता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रीनेटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लो बर्थ वेट हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग हो सकती है और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। याद रखें ये जो टिक्स हैं ये तो ना किसी सीजर की वजह से होने चाहिए, ना किसी हंटिंगटन डिजीज की वजह से होने चाहिए और ना ही किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से होने चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। ट्रीटमेंट प्लान में 2 मेजर जो है पर्सनैलिटीज अपना रोल अदा करती है। सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट है और दूसरे नंबर पर है साइकोलॉजिस्ट।
साइकोलॉजिस्ट एक्यूरेट डायग्नोस करने के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करता है। अगर ये सिम्टम जो है कंट्रोल में ना आ रही हो तो साइकियाट्रिस्ट इस सिम्टम्स की बिना पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो एक्टिव सिम्टम है वो कंट्रोल हो सके। साइकोलॉजिस्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली काउंसलिंग करते हैं। दूसरे नंबर पर ये होता है कि बच्चे के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सीबीटी को यूज करते हुए ट्रिगर्स को कंट्रोल करते हैं और बच्चे की एंजाइटी, डिप्रेशन, शेम, गिल्ट फीलिंग्स को खत्म करके उनकी लाइफ के गोल सेट करते हैं और फैमिली को गाइड करते हैं, प्रॉपर काउंसिल करते हैं कि वो किस तरह बच्चे को अपने साथ लेकर चले और प्रॉपरली उन्हें गाइड किया जाता है कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो टीचर्स को भी गाइड किया जाए और साथ में उसके पीयर ग्रुप्स को भी गाइड किया जाए कि बच्चे को डिस्करेज ना किया जाए, क्योंकि ये उसके इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज है, बल्कि उसको इंकरेज किया जाए और कहा जाए कि ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये उसके इनवॉलंटरी है, लेकिन आप जो है इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे जिनमें बच्चों के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं और उसके पेरेंट्स जो है बच्चे को बहुत पनिश करते हैं और उसके पीयर ग्रुप्स उसकी बहुत ज्यादा शेम और गिल्ट फीलिंग्स उसके अंदर डेवलप कर देते हैं। इवन इसके टीचर्स भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके इसका प्रॉपर डायग्नोस करके मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए और अपने बच्चे के फ्यूचर्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि उस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।